देखोगे फिर बच्चे देखो भाई ध्यान दोगे, दो चैप्टरों दोनों के दोनों चैप्टर अगले नियरली 45-50 1 घंटा जितना भी समय लगेगा सारी बातें बताती जाएंगी। तो कृपया करके सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? बोर्ड। तो सुनो, सबसे पहली बात जो हमारे पास आई है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप जानते हैं कि न्यूटन के जो 3 नियम थे, कितने नियम है न्यूटन के? 3। तीनों नियम की अगर हम बात करें तो आपके सामने ये रहा। सबसे पहले है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना कर दो, तब तक क्या रहेगा मंदी पे? वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब ना तो अपनी डायरेक्शन बदल सकती, ना स्टेट ऑफ मोशन बदल सकती, ना स्टेट ऑफ रेस्ट बदल सकती, अपने आप। ऐसा ये सारी चीजें बदल सकती है। कौन बदल सकता है? एक्सटर्नल फोर्स। तो इसलिए हम एक बात बोल देते हैं कि दिस फोर्स, दिस लॉ डिफाइंस द फोर्स, दिस लॉ डिफाइंस द फोर्स। इस नियम ने फोर्स को डिफाइन किया था। कैसे किया डिफाइन? कौन है फोर्स? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या कर सकता है? इन तीनों चीजों को बदल सकता है। स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल सकता है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बदल सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल सकता है। बदल सकता है। मैं कहूं कि बदल देगा ऐसा जरूरी नहीं है। रजत थोड़ी सी दीवार साइड कर, ठीक बैठ जाएगा। तो ये कितना ही जोर लगा ले, दीवार साइड नहीं होगी, ये साइड हो जाएगा। तो क्लियर है बात। बट दैट इज फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी ट्राइज टू चेंज। उसने चेंज करने की कोशिश तो की ना। अगली बात आई एक वर्ड, अच्छा, दिस लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? इस नियम को तोड़ो तो 2 भाग हैं। अनलेस से पहले सारा इनर्शिया है, अनलेस के बाद फोर्स की डेफिनेशन है कि भी फोर्स वो सब बदल सकता था। तो इनर्शिया की हम अब बात करें तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू of the body to which the body oppose the change of its state। ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी कोई भी बॉडी की स्टेट को बदलना चाहो तो उसको क्या करेगी? वो अपोज करेगी। क्या करेगी? अपोज। रेस्ट से मोशन में लेके आना चाहो तो भी अपोज करेगी, मोशन से रेस्ट में लेके आओ या मोशन से ही उसको एक्सेलरेट करवाने की कोशिश करो तो अपोज करेगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलने की कोशिश करो तो भी अपोज करेगी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई फार्मूला तो नहीं है बट इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास। मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम। याद रहेगी ये बात भी। 3 टाइप का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और एक अंजलि का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बात करते हैं इन तीनों की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी भी कह सकते हो या एबिलिटी ऑफ द बॉडी भी कह सकते हो। जब इनएबिलिटी वर्ड का यूज करोगे तो आप कह दोगे कि एक बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप अपनी स्टेट को बदल दे। ये तो एक दूसरा नजरिया होगा इसको डिफाइन करने का। एक नजरिया ये भी तो हो सकता है ये बॉडी की एबिलिटी है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कोई फोर्स बदले तो उसको अपोज करेगी। क्या करेगी? उसको अपोज। एक तो 2 नजरिए हो गए दोनों से, जिसको डिफाइन करना है कर लो कि ये बॉडी की इनएबिलिटी है कि बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल ले, या दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हो कि ये बॉडी की एबिलिटी है कि कोई उसको चेंज करना चाहेगा तो वो उसको चेंज नहीं होने देंगे। वो आपकी मर्जी है, जोन से वाली डेफिनेशन लिख के आओ। सिमिलरली व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया ऑफ मोशन? इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनएबिलिटी मतलब अपने आप ऐसी क्षमता नहीं है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बदल दे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? इट इज इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट या डायरेक्शन ऑफ मोशन। या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते थे? इनएबिलिटी की जगह पे दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते थे राहुल? एबिलिटी टू अपोज और इनएबिलिटी टू चेंज। एबिलिटी बोलो तो टू अपोज और इनएबिलिटी बोलो तो टू चेंज। बात सेम है, कहने का तरीका अलग अलग था। हो जाएगी ये बात। अगले बात की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण देने की कोशिश की है, जब कभी भी किसी मैंगो ट्री की ब्रांच को आप लाने की कोशिश करोगे तो मैंगो नीचे गिर जाएंगे। कंडीशन है इस पे, मैंगो लगे होने चाहिए। तब जाओ और पेड़ लाओ और कहो कि श्रीमान ने एग्जांपल दिया था। तो फिर आप यहाँ मैंगो की जगह पे क्या लिख सकते हो? लीव्स, पत्ते गिर सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये टहनी है, ये ब्रांच है, इस पे पत्ता लगा है, इस पे आम लगा, आप इसको अगर सेक करने की कोशिश करोगे तो क्या कोशिश होगी? ब्रांच मोशन में
वो पत्ता है या फल लगे है वो क्या कोशिश करेगा, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अपोज द चेंज, वो चेंज को क्या करेगा, अपोज। तो वो वही रहने की कोशिश कर रहा है, ब्रांच हिलने लग रही है तो एक जर्क प्रोड्यूस होगा, और जर्क प्रोड्यूस होगा तो उससे वो नीचे आ गिरेगा, क्या होगा, नीचे आ गिरेगा। या कभी भी देखा हो किसी कपड़े को झटकाए तो क्या निकलता है, पानी निकलता है, निकालिए वाटर ड्रॉप डस्ट पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, अच्छा गिले कपड़े को कहा मैंने, वैसे ऐसा कहा तो नहीं था, फिर भी ठीक है। When a bus or a train stops suddenly, the passenger sitting inside the bus tends to fall in the forward direction. बस जा रही है, आप उसमें खड़े, बस वाला ब्रेक लगा दे तो you will fall in the forward direction, और एकदम एक्सेलरेट हो जाए तो बैकवर्ड डायरेक्शन। उसके पीछे क्या कारण था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, बैक साइड गए तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्यों, पहले बस में चल रही थी, आप भी चल रहे थे, आपके पैर भी बस के कांटेक्ट में, तो बस चल रही है तो पैर भी चल रहे, बस एकदम से रुक जाए तो पैर बस के कांटेक्ट में थे, वो वहीं रहने की कोशिश, मतलब वो भी रुकेंगी, बट अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे जाएगा, पैर पीछे रह जाए, बाकी हिस्सा आगे चला जाए। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, मुंह फूटना। क्या कहते हैं, मुंह फूटना। और मुंह फूटने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसमें गिर जाएगा, जे जाके आगे जाके गिरेगा। राहुल से समझ आई बात, आगे सुनो भाई। रोटेटिंग व्हील्स ऑफ द व्हीकल थ्रो आउट मड, मड गार्ड ओवर द व्हील स्टॉप दिस मड। क्या कह रहे हैं कि अगर वो है मड है और वहां टायर घूम रहे हैं तो वो ध्यान दिया है, वो जो मड है यूं जाएगी आगे, बट आगे मड गार्ड लगा दिया तो उससे जाके रुक जाएगी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हील घूम गया, व्हील घूम गया तो व्हील ने तो डायरेक्शन बदल ली ना उस हिस्से ने जिसने वो मड उठाई थी, बट वो मड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करेगी तो यूं जाएगी। मड गार्ड ना लगा रखा हो तो क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पीछे खड़ा है फेस वॉश, ठीक है, ये ऐसे ना क्या है। तो अगली बात, आई थिंक 3 बात समझ गए होंगे बच्चों। न्यूटन का पहला नियम, इनर्शिया और उसके टाइप्स। अगली बात पे चलते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने इट मेजर्स द फोर्स, इट मेजर्स द फोर्स। पहले नियम ने फोर्स को क्या किया था, डिफाइन। दूसरे नियम ने फोर्स को क्या किया है, मेजर किया है। इसने फार्मूला बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp बाय dt के। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई फोर्स टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जिसमें वो एक्ट करता है। डायरेक्शन की भी बात की है और उसके मैग्नीट्यूड की भी बात की है। डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है ना, चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा, और वो जो फोर्स अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dp बाय dt के, dp बाय dt के। बस यही आया। अब आगे बात करते हैं। इन्होंने वैसे की इक्वेशन निकालने की कोशिश की है कि अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, मास, तो वहां से आप देखो क्या निकाल सकते थे, F = dp बाय dt, और p को आप जानते हैं क्या होता है, वो mv। m कांस्टेंट है तो m बाहर आ गया, dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहां से F = क्या आया, ma। तो इन्होंने कहा कि नेट फोर्स जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी, उतनी ज्यादा क्या आएगी, एक्सेलरेशन। और एक बात देखो, ये कहा experimentally acceleration of an object is directly proportional to net force and also inversely proportional to the mass of the body। आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई कर दो, फोर्स, उस फोर्स से उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी कि एक्सेलरेशन कम आएगी, उसके मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे। वही 5 न्यूटन का फोर्स 5 किलो की बॉडी पे अप्लाई करते तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 केजी की बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते तो 0.5 कितना प्रोड्यूस करता, 0.5। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड मास के, सॉरी अप्लाइड फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो ये तो वैसे एक बात बताने की कोशिश की थी। अब एक डेफिनेशन आई है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स। किसकी बात की है, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स का मतलब फोर्स तो अप्लाई कर दी आपने बट उनका नेट फोर्स 0 है। क्या 0 है उनका, नेट फोर्स। मतलब वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्टेज एट द रेस्ट, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्टे इन द यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ऐसा फोर्स ना तो बॉडी की स्पीड बदल सकता, ना बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल सकता। हाँ, एक चीज है जो बैलेंस्ड फोर्स बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स, कोई बताएगा? स्पीड नहीं बदल सकते, डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदल सकते, स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं बदल सकते, बट एक चीज है जो बैलेंस्ड फोर्स से बदली जा सकती है,
एक आवाज आई थी, शेप एंड साइज। क्या चेंज कर सकते हैं? शेप एंड साइज। वेरी गुड। एक बैलून है, उस बैलून पे दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दो, बैलून भाग जाएगा या उसकी शेप साइज बदल जाएगी? शेप साइज बदल जाएगी, सहमत हो? तो बैलेंस फोर्स शेप साइज बदल सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं बदल सकते, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब वो स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड को घटा भी सकते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगली बात एक और बताई कि भी जरूरी थोड़ा ना कि F इज इक्वल टू एम में ही हो, वो तो तब था ना जब मास कांस्टेंट था। जब क्या था समीरे? मास कांस्टेंट था। अगर मास कांस्टेंट ना हो, मास भी वेरी करता हो, वेलोसिटी भी वेरी करती हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? u इंटू वी से डिफरेंशिएशन करोगे। F इज इक्वल टू dp बाई dt। p क्या था हमारे पास? p था अपने पास से mv। पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये इक्वेशन आती है जब मास और वेलोसिटी दोनों वेरी कर रहे हो। कोई क्लास में से बच्चा उदाहरण देगा ऐसा जिसमें मास भी वेरी करता हो और वेलोसिटी भी वेरी करती हो? मास भी चेंज हो रहा हो और स्पीड भी चेंज हो रही हो। एनी वन फ्रॉम द क्लास? हाँ, किसने बताया? रॉकेट। वेरी गुड। इनिशियली जब रॉकेट ऊपर जाता है तो गैसेज निकलती है, मास चेंज हो रहा है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है। तो रॉकेट प्रपल्जन वेरिएबल मास सिस्टम है। क्या है वो? वेरिएबल मास सिस्टम। कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जहां पे केवल मास बदल रहा हो, जहां पे केवल क्या चेंज हो रहा हो? मास। क्या चेंज ना हो रहा हो? स्पीड चेंज ना हो रही हो। ऐसे दो केस याद रख लियो। एक तो जब आप किसी किसी गन से बुलेट फायर करते हो तो उसमें से जो बुलेट निकलती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, बट वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है क्योंकि उसका मास लगातार चेंज हो रहा होता है। क्या चेंज हो रहा होता है? मास। एंड द फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय दैट बुलेट ऑन दैट गन और ऑन दैट पर्सन हु इज होल्डिंग द गन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू m n v। क्या फार्मूला होता है उस फोर्स का? m n v। m है मास ऑफ ईच बुलेट, n है स्मॉल n, एक सेकंड में कितनी बुलेट फायर की है, और v है उस बुलेट की वेलोसिटी। v क्या है? उस बुलेट की वेलोसिटी। एक फॉर्मूला और याद रख लेना, F इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर। क्या है? रो a v स्क्वायर। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ होज पाइप। जो फायर ब्रिगेड वालों की वो भारी सी पाइप, उस पाइप को पकड़े रखने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। अब मेरे जैसा, इसके जैसा में सोचे हम फायर ब्रिगेड में जमा हो जाए तो हमारे बस की बात नहीं है, 10 दिन बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों? लार्ज स्पीड से पानी आएगा, पानी की स्पीड जितनी ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, पता चलेगा यश मलिक था। और वो आग बुझाने के लिए जैसे ही इसने ऑन किया उस पाइप के साथ रजत ऐसा काम करेगा ही नहीं। रजत नो द कंसेप्ट, कैसे इसको यूज करना है इसे पता है। ना 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 कुछ मत कहिए ना, ये बहुत पुराने जमाने से है रजत। ये टॉपिक सीखा नहीं था कि फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द मशीन गन, और भारत पाकिस्तान के युद्ध में चला गया। भारत के इतने सैनिक शहीद किए थे इसने, कारण क्या? वो मशीन गन ले ली, जैसे ही फायर की वो टर्न तो साथ वाले जितने थे उड़ा दिए। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द मशीन गन, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द होज पाइप। याद रखियो, काम की चीज है दोनों पर। तो मतलब यही ध्यान रखिए कि ये पेपर में आएगा। आगे न्यूटन के तीसरे नियम की बात करते हैं बच्चों। पहले बच्चों बस बहुत बात होगी, अब तो सारी कहानी बताएगा। फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। शायद इस लॉ को मैंने कई बार कहा कि बच्चा जानता है। यस, It state that for every action there is equal and opposite reaction. A B पे जितना फोर्स लगाएगा B B A पे उतना ही लगाएगा, बट कैसी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अगली जरूरी बात, एक्शन रिएक्शन कभी एक दूसरे को क्या नहीं करते? कैंसिल नहीं करते। They cannot balance each other। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। This law is applicable whether the bodies are at rest or in motion। चाहे बॉडी रेस्ट पे हो चाहे बॉडी मोशन में हो, ये नियम एक्ट करता है। अभी ये स्टैंड यहाँ रखा है तो इसने ग्राउंड पे फोर्स लगा रखा है, बदले में ग्राउंड ने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है।
अरे क्लियर है, कई बार नहीं कहते कुछ काम ना करा तो क्यों धरती पर बोझ बन रहा है, क्यों क्या क्या टॉपिक पढ़ा था कि वह न्यूटन का तीसरा नियम से कोई कुछ ना भी करता हो तो भी एक्ट करता है, ठीक है, तो करते बहुत होशियार हो। तो दिस रेस्ट पे हो चाहे बॉडी मोशन में हो, ये नियम काम करेगा। फ्री बॉडी डायग्राम जानते हो आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। अगली बात पे चलते हैं, एक दो के मन में आ जानते हैं, सच में ऐसा ही है। अब अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन द मूविंग लिफ्ट, लिफ्ट में अपरेंट वेट, लिफ्ट में अपरेंट वेट, कई सारे केस आते हैं, कुछ केस यहाँ लिखे गए हैं। वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, नीचे आ रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर रेस्ट में हो, या फिर किस में हो, रेस्ट में, तो अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट उस दौरान क्या होता है, बराबर होता है। मनदीप सर समझ आई बात? क्या ये तेरे को नहीं लगता तू अपने साथ अन्याय कर रहा है? तेरे को पता ही नहीं अपरेंट वेट होता क्या है, फिर तू कह रहा है समझ आ गया जी। क्या होता है अपरेंट वेट है? तो आपकी सुनाई नहीं अरे बोल, अपरेंट वेट नहीं सुना था? तो अभी मैंने कहा कि मनदीप सर समझ आ गया, तब तो तूने कहा यस सर। ये फैक्ट समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा था कि लिफ्ट ऊपर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, नीचे आए कांस्टेंट वेलोसिटी से, रेस्ट में हो तो एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट बराबर होते हैं। ये बात समझ आ गई, बट ये नहीं पता व्हाट इज दिस वेट एंड व्हाट इज दिस अपरेंट वेट। अरे यू नो अबाउट देम और डोंट नो अबाउट देम? डू यू नो? डोंट नो? बात तो समझते हैं, देख ध्यान दिए। तो बच्चा अपरेंट वेट क्या क्या? दिलजीत के फैन हो। सुनेंगे? हे मनदीप, आप जैसे इस धरती पे आए ये धरती अपने सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। उस बॉडी पे क्या एक्सर्ट करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बेंच, ये बोर्ड, ये कॉपी, ये बच्चा, जो भी चीजें यहाँ हैं, सबके ऊपर अर्थ अपने सेंटर की तरफ क्या एक्सर्ट करती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट बोलते हैं। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, और मतलब प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस और नियर इट्स सरफेस। कोई भी बॉडी धरती की सतह के पास रखी हो या धरती की सतह पे रखी हो, तो उस दौरान जो धरती अपने सेंटर की तरफ उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी दैट इज कॉल्ड वेट। वो तो हो गया सच वाली घटना, ठीक है। अब धरती ने कितना फोर्स लगाया हम धरती से नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने वो यंत्र नहीं बनाया है जब सजीव निर्जीव के बीच में बातचीत चल पड़े। अभी ठीक है, कुछ साइंटिस्ट लोग आगे जाएंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप बात कर सकते हो। अभी ऐसे यंत्र तो है कि आप पक्षियों से बात कर सकते हो, वे उसके थ्रू भूतों से बात कर सकते हो। कभी किए भूतों से बात? हाँ कह रहे हैं। आज क्या बार है? शनिवार है। अरे भाई देखिए, बात करते हुए देखिए, वो शाने देखे होंगे। अरे वो जैसे अक्षय कुमार और वो उस मूवी में बात करते हैं। अच्छा, अब सुनो तो, अरे सुन लो। तो ऐसे ही धरती ने कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पे लगाया है, उसको मापने के लिए हमने यंत्र बना रखे हैं जिसको वेइंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? वेइंग मशीन। उस वेइंग मशीन में जो रीडिंग आई है ना, वो हमें जो नजर आ रही है वही तो हम तो यही कहेंगे ना, धरती इतना फोर्स लगा रही होगी। सच में कितना है नहीं जानते ना इस बात को, तो बट दैट अपीयर्स टू अस, हमें तो वही नजर आया ना जो अपने डिवाइस ने बताया। तो जो डिवाइस ने बताया उसको बोल देते हैं अपरेंट वेट, दैट अपीयर्स टू अस, दैट अपीयर्स टू अस, उसको क्या बोल दिया? अपरेंट वेट। एंड व्हाट विल बी दैट अपरेंट वेट? मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूंगा, तो वेइंग मशीन के ऊपर मैंने एक्शन किया, बदले में क्या मिलेगा? रिएक्शन। उस रिएक्शन को वो वेइंग मशीन शो करती है। तो what is the apparent weight? It is the reaction exerted by ground on the weighing machine. Ground on the weighing machine.
वो हमें अपरेंट वेट के तौर पे नजर आता है। किसके तौर पे नजर आता है? अपरेंट वेट। और हमें मैच करना था कि अलग अलग सिचुएशन में अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट सेम होता है कि अलग होता है। तो मोनिका क्या पाया गया कि जब आपकी लिफ्ट या तो ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या फिर वो रेस्ट में हो, इसी का किसमें हो? रेस्ट में, इन दैट केस n मतलब दैट नॉर्मल रिएक्शन mg एक्चुअल वेट दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। जब आपकी लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही हो या नीचे रिटार्ड हो रही हो, दोनों सेम सिचुएशन है। क्या बताया मैंने? या तो ऊपर एक्सेलरेट हो रही हो या नीचे रिटार्ड हो रही हो, तो उस दौरान जो अपरेंट वेट है mg प्लस a होता है। क्या होता है? mg प्लस a। एक्चुअल वेट कितना था? mg। अपरेंट कितना आया? mg प्लस a। तो अपरेंट वेट ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? एक्चुअल वेट के कंपैरिजन में। समझे हो इस बात को भी? अगली बात आई, जब लिफ्ट वर्टिकली मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो डाउनवर्ड या ऊपर रिटार्ड हो रही हो, या तो नीचे एक्सेलरेट हो रही हो या फिर क्या हो रही हो? ऊपर रिटार्ड। ऐसी सिचुएशन में अपरेंट वेट क्या होगा? m इंटू जी माइनस ए। एक्चुअल क्या होता है? mg, अब क्या है? mg माइनस ए। तो अपरेंट वेट कम मिलेगा कब? जब लिफ्ट या तो नीचे एक्सेलरेट हो रही हो, ऊपर रिटार्ड हो रही हो। और ऊपर एक्सेलरेट हो रही हो या नीचे रिटार्ड हो रही हो तो ज्यादा, ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही हो या रेस्ट पे हो, ऊपर नीचे जा रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है सबको ये बात भी? पक्की बात है। उसके बाद हमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात की है। तो कॉन्ग्रुएंट कोप्लेनर फोर्सेस, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, और कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में। ऐसे फोर्स को यूं कह देना इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो है। मतलब फोर्स का x कंपोनेंट देखोगे टोटल जोड़ के वो भी जीरो मिलेंगे, y कंपोनेंट जोड़ोगे तो वो भी क्या मिलेंगे? जीरो मिलेंगे। एक लेमीज थ्योरम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे, खासकर तब अप्लाई करते हैं जब तीन कॉन्ग्रुएंट फोर्स हो। जब क्या हो? तीन कॉन्ग्रुएंट फोर्स। तो उसने क्या कहा इस नियम में, इस लेमीज थ्योरम में? अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सोल्व करने के काम आती है कि ये एक पार्टिकल है जी, और इस पे तीन फोर्स लगा दिए, F1 F2 F3। फोर्स कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक ही पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हो, एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में थ्योरम कहती है दिस फोर्स बाय इसके सामने वाले जो एंगल है उसका साइन, F2 इसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन, F3 उसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन। तो F1 बाय साइन अल्फा बराबर होगा F2 बाय साइन बीटा और बराबर होगा F3 बाय साइन गामा। क्या नाम है इसका? लेमीज थ्योरम। किस पे अप्लाई करते हैं? तीन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस पे। क्या समीकरण है, क्या इक्वेशन है समीर? F1 बाय साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है? F1 के अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल, मतलब F2 और F3 के बीच का एंगल। F2 बाय जो साइन बीटा, बीटा क्या है? F2 के अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल। हाँ, और ऐसे ही फिर ये बच्चों क्लियर हुई सबको बातें भी। ये था इक्विलिब्रियम आ जाए तो दो बात याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स टोटल जीरो, वर्टिकल की भी टोटल फोर्स जीरो, या फिर आप क्या अप्लाई कर सकते हो? लेमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हो? लेमीज थ्योरम। कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं शायद अभी जो किया था उसी के जैसे कुछ नहीं। द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में अपीयर ड्यू टू एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट ऑफ द टू बॉडीज और इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। इसने कहा कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, वो जरूरी नहीं है कि बॉडी कांटेक्ट में हो तभी दिखेंगे, बॉडी कांटेक्ट में ना हो तो भी एक्शन रिएक्शन हो सकता है। हाउ? कोई उदाहरण बताएगा? बॉडी कांटेक्ट में है नहीं, एक ने एक्शन किया, बदले में रिएक्शन मिल गया। अब मैं ये इसको धमका दे और ये भी दूर से इसको धमका दे, तो पॉसिबल है ये बात? या धमकाने के लिए लात गुस्से ही चलाने पड़ेंगे? फोन पे भी तो हो सकता है। तेरे पास फोन नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स सुने? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बॉडी वहां है ए, एक यहाँ है बी, ए बी पे फोर्स लगाएगा, बी ए पे फोर्स लगाएगा। जितना ए ने बी पे लगाया उतना ही बी ए पे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन क्या है? एक्शन है रिएक्शन। दो चार्ज पार्टिकल्स है,
रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें वो अल्फा पार्टिकल सीधा आता है न्यूक्लियस की तरफ, थोड़ी देर पहले जाके अपना रास्ता मोड़ देता है। तो उस दौरान जितना अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स कौन लगाता है? न्यूक्लियस किस पे? अल्फा पार्टिकल पे। तो क्या है ये भी? एक्शन रिएक्शन। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, दो मासेस के बीच में क्या एक्ट कर सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये फोर्स कैसे है? एक्शन रिएक्शन को ओबे करने वाले हैं। कैसे है ये? एक्शन रिएक्शन न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करते हैं। और वो उदाहरण दे जिसमें कांटेक्ट नहीं था, वो उदाहरण दे जिसमें कांटेक्ट नहीं था। अगली बात लिखी, नॉन कॉन्ग्रुएंट कोप्लेनर फोर्सेस। अब क्या आ गया कि एक जगह पे नहीं लग रहे। कॉन्ग्रुएंट में तो क्या वर्ड यूज किया था मैंने? एक ही पॉइंट पे लगने चाहिए। किस पे लगने चाहिए? एक ही पॉइंट पे। अब कहा कि नॉन कॉन्ग्रुएंट है बट कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। तो इन इक्विलिब्रियम अंडर नॉन कॉन्ग्रुएंट कूलर, तो इसमें भी बात वही रखी उन्होंने कि भाई एक तो क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल 0, वर्टिकल कंपोनेंट टोटल 0, और टोटल उनका टॉर्क भी 0 हो। मूवमेंट भी प्रोड्यूस ना करे। क्या प्रोड्यूस ना करे? मूवमेंट भी प्रोड्यूस ना करे। ये पेन है, इस पेन पे एक फोर्स यहां लगा दूं मैं, मान लो 2 न्यूटन का, और 2 न्यूटन का ही यहां लगा दूं। अब ये क्या इक्विलिब्रियम ले आएंगे? एक ऊपर 2 न्यूटन, एक नीचे 2 न्यूटन, आएगा इक्विलिब्रियम? हाँ कह दो ना, कह दो। 2 न्यूटन ऊपर, 2 न्यूटन नीचे, इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रोटेट करेंगे। क्या करेगा ये पेन? रोटेट कर जाएगा। एक फोर्स ऊपर लगाऊं, एक नीचे लगाऊं, तो घूम गया ना, और घूम गया तो रोटेशनल मोशन, और फोर्स ने मोशन प्रोड्यूस कर दिया, तो इक्विलिब्रियम थोड़े ना होगा। आप ये कह सकते थे जी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, मतलब बॉडी आगे नहीं जाएगी, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। कारण क्या था? ये दो कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे थे। इक्वल एंड अपोजिट तो थे, बट क्या नहीं थे? ये सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे थे। तो नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस के लिए नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, और मूवमेंट मतलब टॉर्क, मूवमेंट मतलब टॉर्क, टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तब आप कहोगे जी इक्विलिब्रियम में है बॉडी। किसमें है बॉडी? इक्विलिब्रियम में। समझा पाया हूं मैं बात ही? तो ये अपना चैप्टर था जिसमें एक टॉपिक छोड़ दिया है मैंने, पुली प्रॉब्लम्स। क्या छोड़ दिया है? पुली प्रॉब्लम्स। फ्रिक्शन से पहले का न्यूटन वाला चैप्टर है ये। हो जाएगी ये बात। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्रिक्शन की। तो देखो भाई, फ्रिक्शन क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट। ठीक है? ठीक है। अरे कल समझाया था देश। अरे तू होशियार है बच्चा। थैंक यू सर। इससे ऐसे में कई बच्चों को भगाता रहता हूँ दिन में, सेम बात बोल देता हूँ। जैसे अभी इसने अभी ध्यान दिया, सुबह 5:30 थी एक क्लास, तो उसमें एक बच्चा पूरी नींद ले ली उसने। फिर मैंने साइड वाले इशारा कर दिया, सर सही सुते पड़े हम, उठाया हूँ मैंने। फिर माँ बता वंशाज की करवाया है, तो उसने बताया सर 4 न्यूमेरिकल्स हुए थे, 2 आगे आपने कंसेप्ट बताए हैं। मैं ठीक है, तो कल ये चेक करो। मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया था वैसे। वो सो के उठा, उसको लगा कि मेरा निकी हो लिया होगा, क्योंकि मैंने जाते ही कहा आज हम 4 न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, 2 टॉपिक सीखेंगे। बोला सर 4 न्यूमेरिकल हो लिए, 2 टॉपिक सिखाए, वो सारे हाँ बेसन सुन लिया। मैं इतना कॉन्फिडेंस, मैं लिखे क्यों ना? बोले ना सर सारा ध्यान समझ। तो एक बॉडी को जब कहीं कांटेक्ट में रखते हो ना, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एन या आर से दर्शाओ, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया था कल, ध्यान हो तो। इन दोनों का ये क्या आ गया? रिजल्टेंट फोर्स। अब दिस इज रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। क्या है ये? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। इस रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स को रिजोल्व करो, तो एक कंपोनेंट ये आ गया, और एक कंपोनेंट ये आ गया। थोड़ा दिमाग लगा के डिफाइन किया है, और बड़ी बात नहीं है। मतलब कल रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स समझाने के लिए यूं कहा था, ये फ्रिक्शन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लियो। वो क्या है? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। आज क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ये है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये तो है नॉर्मल कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। कौन है टेंजेंशियल कंपोनेंट? फ्रिक्शन है। कौन है टेंजेंशियल कंपोनेंट? फ्रिक्शन है। समझ पाए हो इस बात को? इसी बात को अंग्रेजी में लिखा है कि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है नेट कांटेक्ट फोर्स का।
ये था नेट कांटेक्ट फोर्स, ये उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये उसका नॉर्मल कंपोनेंट। तो व्हाट इज फ्रिक्शन अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो इट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। किसका टेंजेंशियल कंपोनेंट? नेट कांटेक्ट फोर्स का। समझ आ गई बात सबको? आगे सुनो भाई, फिर आया अपने पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है अपने पास? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। उनका भाई दो प्रकार का है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक क्या है? इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन हम जो इस सिलेबस में मतलब फर्स्ट टर्म में जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो अपना एक्सटर्नल फ्रिक्शन ही है। जब हम सेकंड टर्म का एक चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, वहां आएगा विस्कस फोर्स। मतलब लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसकी अलग अलग लेयर एक दूसरे के मोशन को अपोज करती है। तो बाहर से नहीं, उस लिक्विड की ही अलग अलग लेयर एक दूसरे को क्या कर रही है? एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रही है। तो वो इंटरनल फ्रिक्शन हो गया, जिसको विस्कस फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विस्कस फोर्स। अभी जब हम चलते हैं, गाड़ी चलती है, दो सरफेसिस के बीच में जो फ्रिक्शन लगा है वो कौन सा है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन तीन प्रकार का पाया जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक क्या आपके पास है? काइनेटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है कि आपने फोर्स तो अप्लाई कर दिया, फोर्स तो अप्लाई कर दिया बट बॉडी चली नहीं है, तब तक जो फ्रिक्शन है वो कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। आप जैसे जैसे अपने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी प्रोपोर्शन में खुद को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक ही बढ़ा पाएगा। वो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उस स्टैटिक फ्रिक्शन की, जहां पे बॉडी चलना जस्ट एट द अर्ज टू मूव, चलने के किनारे पे ही है, चलने के जस्ट एट द अर्ज टू मूव, अंग्रेजी में बोले तो वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे पहले क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे ज्यादा अप्लाई कर दो तो बॉडी चल पड़ेगी, तब कौन सा आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, या उसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन। वो थोड़ा सा कम होता है लिमिटिंग के कंपैरिजन में। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होती, उसकी रेंज होती है। उसकी क्या होती है? रेंज। जीरो से लेके लिमिटिंग के बीच में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। दिस इज द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, शुरुआत में फ्रिक्शन उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा। फिर एक बीच में ऐसा बिहेवियर आएगा जिसके बारे में नहीं पता, किंक बन गया। क्या बन गया? इस ग्राफ में एक किंक बन गया कि मतलब अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर आ गया। फिर एक फ्रिक्शन थोड़ा कम हो गया, बॉडी चल पड़ी, और चल पड़ी तो वो क्या आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है मोनिका? शाबाश। कि आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, वो भी अपनी वैल्यू को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता जाएगा, एडजस्ट करता जाएगा। यही है, जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो शुरुआत में आपका दिमाग कहेगा ना गोरो, फिर इसकी बात ना, तो फिर थोड़ा और जोर लाओ, फिर कहोगा ना गोरो तेरे बस की बात ना, वो पढ़नी है तो अलग ही होंगे, तो फिर थोड़ा जोर लाओगा, वो फिर थोड़ा जोर ला के कहोगा ना गोरो तेरे बस की बात है ना, तो फिर जोर लाइए, फिर वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो फिर कुछ ना करो। फिर तो वो जोर लाया था ना जितना, उसने थोड़ा कम जोर लगातार लाए रखना पड़ेगा, एंड यू विल रीच योर ड्रीम पोजीशन। समझ लेना। तो ये था, जोर लगाओ वही बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। फिर एक ऐसा नेचर सा आएगा जो मतलब यूं बीच में कुछ अनएक्सप्लेन्ड नेचर होगा, उसके बाद चल पड़ेगी बॉडी। समझ आ गया सबको? उसके बाद दो परिभाषाएं आई हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। शायद सब जानते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन पहले क्या है? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की रिलेशन क्या थी? टेंजेंट निकाल लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का तो वो म्यू के बराबर होता है। म्यू क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ से फाई निकालते तो टेंजेंट इनवर्स म्यू आ जाता। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ रिपोज? क्या होगा समीर एंगल ऑफ रिपोज? हाँ वेरी गुड, यही है बात। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये, इन्होंने मैक्सिमम लिखा है बट यहाँ पे क्या आएगा? मिनिमम। अच्छा ठीक है, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इस बात को भी। कितने तरीके से? दो। इन्होंने मैक्सिमम वर्ड यूज किया, हम क्या वर्ड यूज कर सकते थे? मिनिमम। अब वो समझिए, आप देखो कैसे कायदे। भैया एक सरफेस हो गया ओरिजेंटल, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दे और इसको मैं धीरे 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 इंक्लाइन करना शुरू कर दूं, तो एक ओरिजेंटल के साथ ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा कि अब बॉडी नीचे आना शुरू कर देगी। तो दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, उस मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या कहोगे? एंगल ऑफ रिपोज। अब इसको दूसरे
तरीके से समझते हैं। किससे समझते हैं? दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि आपने ये रखा था, इसको उठा इंक्लाइन करते चलो, उठाते चलो, तो एक एंगल आएगा जब ये नीचे आना शुरू हो गया, तो मतलब उस एंगल तक जो मैक्सिमम एंगल जब तक बॉडी ने नीचे चलना शुरू नहीं किया था, कि भाई उस तरफ फालतू कर दिया तो बॉडी नीचे आ जाओगी। तो दैट मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अरे मैक्सिमम मिनिमम में क्या फर्क है, समझ गए? मूव करे उस हिसाब से कहोगे तो मिनिमम, और रेस्ट पे रहे उस दूसरे एंगल से कहोगे तो क्या कहोगे? मैक्सिमम। मतलब मुझे क्लियर है क्या दोनों बात? पक्की बात है। तो इन्होंने कहा इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट रिमेन्स एट रेस्ट, कि ये मैक्सिमम एंगल। इसमें भी जब आप इसकी रिलेशन फाइंड आउट करोगे, इन्होंने थीटा से दर्शाया है, तो टेंजेंट थीटा इसमें भी किसके बराबर आएगा? म्यू। और ऊपर वाले में टेंजेंट फाई भी किसके बराबर आया था? म्यू। दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। अरे हो जाएगा कि ना? समझ आया सबको? पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात आई सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड। सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड। तो प्यारे बच्चे तीनों के फार्मूले ध्यान रखने हैं। सिर्फ क्या ध्यान रखना है अभी? फार्मूले। जब आपका रिवीजन की बात चल रही है तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट क्या है? बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। आप लोग साइकिल चलाए हैं या चलाते हैं या चलाएंगे कभी आगे, तो जब कभी भी कोई मोड़ आए, क्या है? कोई मोड़ आए तो तब देखना साइकिल को थोड़ा बेंड कर लिया जाता है। साइकिल को थोड़ा क्या कर लिया जाता है? बेंड। यस मलिक की बात अलग है, ये मोड़ आते ही पहले रुकता है, उतरता है, फिर मोड़ से मोड़ करके दोबारा उस पे चलता है। ये जब ये मोड़ता है तो सीधा दीवार में लग जाता था। तो फिर किसे समझदार ने बताया कि मोड़ आए तो उससे कुछ सेकंड पहले उतर ले, आराम से साइकिल को ले जा, मोड़ खत्म होते ही दोबारा चढ़ ले, शुरू कर ले। तो कारण क्या है? इसने ये टॉपिक ध्यान से नहीं पढ़ा था। क्या नहीं पढ़ा था? ये टॉपिक ध्यान से नहीं पढ़ा था। क्योंकि जब बैंड करते हैं ना, क्या करते हैं जब बैंड, तो उस दौरान जो वेट है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, उसका एक कंपोनेंट अब मोड़ आया है तो वो सर्कुलर आर्क बन गई ना। क्या बन गई? वो सर्कुलर आर्क। और सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, दोबारा बोलता पाया तो ये सीधा फेंक के मारूंगा, फिर सब कहोगे काना हो रहा छोरा। देना नाम काट दे, जाते ही फोन में नंबर बदल देंगे, नाम यश मलिक की जगह पर काना मलिक लिख देंगे। आज एक दो बदल के तो रस देखेंगे, ध्यान देंगे। तो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करवा देगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो मैक्सिमम स्पीड √rg टेंजेंट थीटा, √rg टेंजेंट थीटा। आप जाके देख लियो, वो जो सर्कुलर टर्न है उसकी रेडियस निकाल लियो, वो कितना इंक्लाइन साइकिल करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आप देख लियो कितना अच्छा मोड़ना पड़ेगा, आराम से मुड़ जाओगे। मैक्सिमम सेफ स्पीड ये होती है। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड, मैक्सिमम सेफ स्पीड अगर लेवल रोड है, मतलब इंक्लाइन ना कर रखा, क्या ना कर रखा? इंक्लाइंड ना कर रखा, क्या ना कर रखा? इंक्लाइंड। तो प्यारे बच्चों बीच में सब कुछ बंद हो सकता है, कारण क्या है? इन्वर्टर के बोलना, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई टू मेंटेन दिस लेक्चर। सुनोगे जरा ध्यान से। अरे वाह, रोड इंक्लाइंड नहीं है उस दौरान ओनली फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। केवल फ्रिक्शन एक ऐसी चीज होगी जो क्या प्रोवाइड करवा रहा होगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां से मैक्सिमम सेफ स्पीड देखोगे तो क्या आएगी? √μrg। क्या आएगी? √μrg। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जब तीन बात होती है, कितनी बात है? तीन। केवल बेंडिंग से मिल जाए, केवल फ्रिक्शन से मिल जाए, और बेंडिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो, दोनों भी हो। तो ये तीन एग्जांपल आपके सामने है। पहले में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाया गया केवल बेंडिंग से, दूसरे में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाया गया केवल फ्रिक्शन से, और तीसरे केस में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाया गया विद द हेल्प ऑफ बोथ। बोथ कौन है? फ्रिक्शन भी और बैंकिंग या बेंडिंग।
बेंडिंग वर्ड आए तो बेंडिंग वर्ड मतलब वो साइकिल खुद बेंड करनी पड़ी है, और बैंकिंग वर्ड आए तो मतलब रोड को एक किनारा नीचा एक किनारा ऊंचा। तो बेंडिंग और बैंकिंग डिफरेंस समझ आया? बेंडिंग में तो उसे खुद बाइक को, साइकिल को, स्कूटी को क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। और बैंकिंग में क्या है? हाँ, मैंने कहा ना कि भी इस बच्चे को उस मोड़ पे साइकिल से उतर के साइकिल को लेके जाना पड़ा, फिर इसने बड़ी मेहनत की कि ऐसे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसने मेहनत करके क्या किया? ये फार्मूला बनाया कि बिना ऐसा कुछ किए भी मैं कैसे टर्न कर सकता हूं। तो इसने रोड को ही एक टर्मिनल ऊंचा कर दिया, एक टर्मिनल नीचा रख दिया। अब ये इजीली साइकिल और स्कूटी चला सकता है मोड़ पे भी। मोड़ पे कारण क्या है उसका? बैंकिंग। तो इसने बेंडिंग की जगह पे क्या ले आया? ये बैंकिंग। बैंकिंग से क्या फायदा होगा? बैंकिंग से नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, साथ ही साथ फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करवाएगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और गाड़ी इजीली टर्न हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में तीन फार्मूले याद रखियो। कितने फार्मूले याद रखियो? तीन। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड और एक ऑप्टिमम स्पीड। ये क्या होगी? ऑप्टिमम स्पीड। दो आपके सामने है। ये है मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला, आर जी ब्रैकेट शुरू म्यू प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। इसका रूट है पूरे का। क्या है? पूरे का रूट। मिनिमम आता ना तो ऊपर माइनस आ जाता, नीचे क्या आ जाता? प्लस। और ये ऑप्टिमम मतलब स्मूथ के लिए कि फ्रिक्शन की भी जरूरत ना हो। किसकी भी जरूरत ना हो? फ्रिक्शन की। वेयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ टायर इज मिनिमम इफ यू आर मूविंग विद दिस वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। ये ऑप्टिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। और मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या बदलाव करना था? प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। क्या पूरा टॉपिक समझ आ गया सबको? तो प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को क्या समझा पाता, कुछ बातें समझा पाता, जिसमें एक पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। क्या नाम था उस चैप्टर का? एनएलएम एंड फ्रिक्शन। क्या था? एनएलएम एंड फ्रिक्शन। उसके बाद चैप्टर शुरू होता है वर्क पावर एनर्जी। आप आराम से घर जाएं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास भेज दूंगा, क्योंकि 3.5 पीडीएफ भी भेज दूंगा।